कैसे हो सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई एम पी क्यूज़ पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म निकल चुके हैं, वैकेंसीज निकल चुकी हैं। आज हम इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे क्या क्या है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसमें भर्तियां कितनी हैं। इसमें 6 भर्तियां निकली हैं अलग अलग। पहली हमारी भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती। ठीक है, इसके पदों की संख्या है 930 और लास्ट डेट है 28/1/2024। 28 तारीख को जनवरी में लास्ट डेट है इसकी। हमारी दूसरी वैकेंसी है प्रोग्राम ग्रेड 2 के पदों पर। इसकी पदों की संख्या है 55 और आवेदन की अंतिम तिथि है 28। इसकी भी सेम 28। तीसरी भर्ती है पुलिस उपनिरीक्षक, गोपनीय पुलिस सहायक उपनिरीक्षक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखक के पदों पर सीधी भर्ती। इसकी पदों की संख्या है 921। आवेदन की अंतिम तिथि है 28। इसकी भी सेम है। अब जो सबसे बड़ी भर्ती निकली है वो है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, मतलब कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती है 60,244। क्योंकि पता आपको पिछले 2-3 सालों से भर्ती तो हुई नहीं है, तो अब सीधी 60,244 इन्होंने दे दी है। इसकी अंतिम तिथि है 18 तारीख। इसकी जल्दी है 18 को। हमारी पांचवी भर्ती है आरक्षी नागरिक पुलिस पीएसी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती। पदों की संख्या है 546। आवेदन की अंतिम तिथि है 15। हमारी छठी जो वैकेंसी निकली है वो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती। पदों की संख्या है 91 और आवेदन की अंतिम तिथि है 11 तारीख। ठीक है, मतलब आज। आगे चलते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो हमारी पुलिस कांस्टेबल की है, जिसमें 60,244 भर्तियां हैं ना, उसकी स्टार्टिंग डेट थी हमारी कब की, 27 दिसंबर की 2023 की ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की और फीस डिपॉजिट की। लास्ट डेट की क्या है, 18 जनवरी। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ना वो है 16 तारीख। और जो भी हम अपने एप्लीकेशन में जो भी गलतियां उसको ठीक करने के लिए 18 तारीख लास्ट है। 16 से 18 2 दिन का। तो अब ये है किसका, रिक्रूटमेंट बॉडी कौन सी है, उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। एग्जाम नेम है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024। एग्जाम लेवल है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम होगा ऑनलाइन। पहले आपका ऑनलाइन होगा, ड्यूरेशन होगी 2 घंटे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की। ठीक है, लैंग्वेज हो सकती है हिंदी और इंग्लिश, जो भी आप ऑप्ट करें। और सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बाद पहले तो आपका ऑनलाइन होगा, मतलब एमसीक्यूज होगा, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो ऑनलाइन होता है ना कंप्यूटर पे, वो होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपकी वो होगी मेडिकल होगी। ये है इसका प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस। हमारा अगला अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस देखेंगे पहले, वो देख लेते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या आता है। जनरल नॉलेज आती है, सामान्य ज्ञान। इसमें 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स की। फिर आती है जनरल हिंदी, इसमें 37 क्वेश्चन है 74 मार्क्स की। फिर आती है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी संख्यात्मक और मानसिक क्षमता। इसमें संख्यात्मक और मानसिक क्षमता को चेक करते हैं। इसमें आते हैं 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स के। हमारा अगला टॉपिक है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट और रीजनिंग। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लंबी एवं तार्किक क्षमता, रीजनिंग वगैरह ही होती है। इसमें भी 37 क्वेश्चन आते हैं 74 मार्क्स के। टोटल हो गए 150 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स हो गए 300। अब देख लेते हैं सिलेबस हमारा। जनरल नॉलेज का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें 23 टॉपिक्स हैं। पहला है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकरण, भारत विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, संगठन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर,
पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी और मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस। इसमें बेसिकली आपको ये जो अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप अखबार पढ़ लेना, जनरल क्वेश्चन की बुक आती है वो ले लेना, इसमें आपको बहुत हेल्प होगी। और बाकी तो बेसिक्स मतलब जो 12th वगैरह में पढ़ाई जाती है ना, पॉलिटिक्स वगैरह के, वो है। हमारा अगला है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी भी वही है जो 12th तक आपने पढ़ा है ना, मतलब इसमें 12th तक का ही बेसिकली वो आता है, सिलेबस आता है जो आपने 12th तक पढ़ा है। इसमें हो गया हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, यही सब आता है जनरली। जो हमारी बेसिकली जो आपने हिंदी पढ़ी है ना, नॉर्मल जो हिंदी होती है ना, वही आती है। व्याकरण पूरी नॉर्मल है, 25 टॉपिक है, ये आपने 12th तक पढ़े होंगे। अब हमारा है रीजनिंग। रीजनिंग की भी बुक आती है अलग से, वो ले लेना आप। इसमें है समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, धृति स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति, वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या क्षमता, श्रृंखला, ये होता है रीजनिंग में, आता है रीजनिंग में। अब हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें होते हैं 18 टॉपिक्स। संख्या, पहली संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और विभिन्न, महत्तम, समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, टाइम और वर्क, टाइम और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मैंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, विविध। ये होते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, इसके टॉपिक्स होते हैं 11। तार्किक आरेख, संकेत, संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। अगला होता है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये उससे थोड़ा अलग होता है। इसमें होते हैं 13 टॉपिक। जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विविध का शासन। मतलब इन दोनों टॉपिक्स में आपका बेसिकली ये होता है कि आपके ना मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, मेंटली आप कितने प्रिपेयर होते हो किसी चीज़ के लिए। कोई सिचुएशंस वगैरह होती हैं, उस सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करते हो उस पर, ये होता है आप मेंटली क्या वो करते हो, रिएक्ट करते हो सिचुएशन पे। ये सब होता है अपना मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। फिर होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इसमें होते हैं टॉपिक 12। पहला संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, आसमान को चिन्हित करना श्रृंखला पूरी करने के लिए, संकेत लिपि और संकेतिक लिपि, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध। दिशा ज्ञान मतलब वो जो आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला होता है ना, ये डायरेक्शंस का ज्ञान होता है। ये होता है रक्त संबंध, जैसे ये बता देते हैं तो कि चाचा के ताऊ के लड़के का बेटा आपका क्या लगा भाई, ऐसे हो जाता है। तो ये होते हैं रक्त संबंध बताने होते हैं। ये आपके टॉपिक्स होते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे। बस यही था। और हमारा है यूपी पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट हो सकते हो इस लिंक पे। तो ये आ गया हमारा ऑफिशियल लिंक, ये ऑफिशियल पेज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का। फिर यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे, चले गए। फिर यहाँ पे ये भर्ती है ना, जो इनमें से आप किसी भर्ती के लिए वो कर सकते हो जिसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये मैंने ही भरा हुआ है, मैंने इसके लिए किया, पुलिस कांस्टेबल के लिए भरा हुआ है। तो आप इस पर जाओगे, आवेदन पे किया, ठीक है। ये अप्लाई ऑनलाइन है, अप्लाई ऑनलाइन जिसने नहीं भरा उसके लिए ये भी। अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे, यहाँ आपको सारी अपनी डिटेल भरनी होगी, यहाँ अपनी सारी डिटेल भर देना। और ये है कि आप यूपी के मूल निवासी हो, मतलब उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, अगर हो तो यस कर देना। फिर
आप ये आपसे कैटेगरी पूछेगा कि आप ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो। अगर आप किसी कैटेगरी में हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना। यस करोगे तो आपसे ये पहले डोमिसाइल का वो मांगेगा, डोमिसाइल का इशूइंग अथॉरिटी किसने इशू किया है तुम्हारा, वो मांगेगा। फिर उसके बाद किस डेट को इशू हुआ है, और डोमिसाइल का सीरियल नंबर मांगेगा। ठीक है। फिर ये आपसे होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछेगा। फिर यहाँ कैटेगरी पूछेगा, किस कैटेगरी से हो आप। ओबीसी से हो तो फिर ये आपकी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट वगैरह मांगेगा, आपका सीरियल नंबर और ये कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। ठीक है। फिर ये आपकी ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ के भर लेना। जैसे आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अब किसी फ्रीडम फाइट सेनानी के आरक्षित हो गया, जो स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित हो गया। यस हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। आप भर लेना इस हिसाब से। और ये आपके 10th की मांगेंगे, बोर्ड नेम कौन से बोर्ड से किया आपने, यूपी के बोर्ड से किया है कि हरियाणा के बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है, किस बोर्ड से किया है, वो भर देना। और यहाँ पे आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आप पास हुए थे। यहाँ स्टेटस एक ही दिखाता पास, यहाँ कर लेना आप। और ये रोल नंबर है आपकी 10th का, 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन का रोल नंबर है। और ये सर्टिफिकेट मार्कशीट के सीरियल नंबर मांगेगा यहाँ पे। ठीक है। ऐसी सेम 12th का है, यहाँ से भर लेना आप। ये आपका एड्रेस पूछेगा, मतलब कोरिस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ पे भी रह रहे हो, या फिर आप, फिर उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस मांगेगा। अगर आप सेम हो, कोरिस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे अपना कोरिस्पोंडेंस एड्रेस भर के यहाँ पे ऊपर ये आता है ऑप्शन सेम एज कोरिस्पोंडेंस ऑर्डर कर देना, और सेम टू सेम यहाँ फिल हो जाएगा। फिर आप प्रीव्यू और सबमिट पे कर देना। फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा, यहाँ से आप ओटीपी एक्टिवेशन कर सकते हो। ओटीपी आएगा, यहाँ से आप एक्टिवेट कर लोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अगर ओटीपी किसी के पास नहीं भी आता है तो यहाँ से हम अपना ओटीपी और रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। जैसे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो आपने उसमें डाला था, फॉर्म में डाला था। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ 10th का अपना रोल नंबर डालना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन रोल नंबर था। और ये कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी आ जाएगा। ठीक है। ये आएगा फिर जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे ना, फॉर्म वगैरह फिल कर लोगे, तो आपके पास ये आएगा, योर एप्लीकेशन फीस 400। यहाँ पे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हो। मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगा भाई यूपीआई से करना पे, क्योंकि यूपीआई से पे इतनी दिक्कत नहीं होती, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये था हमारा आज की पूरी इन्फॉर्मेशन थी ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।